नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम शुरू करने वाले हैं आसान शब्दों में अपना टॉपिक हाउ आरबीआई कंट्रोल्स मनी इन इंडिया। और सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं तथा इनका क्या यूज है और आरबीआई ने कैसे यूज करता है। नाउ सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं कि जब भी कोई संस्था किसी चीज को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे हम अगर मान लीजिए पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है उसकी सप्लाई को रोकने और बढ़ाने का। ठीक वैसे ही आरबीआई भी पैसे का निर्माण करती है देश के लिए, तो उसके पास भी पूरा कंट्रोल है मनी को बढ़ाने और घटाने का कंट्री के अंदर। उन्हीं चीजों और वो इनको न केवल मैन्युफैक्चरिंग करके बल्कि कुछ टूल्स जो उसके पास है जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उनको यूज करके भी वो मनी को घटा या बढ़ा सकती है। नाउ अब बात आती है कि जो ये एक्शन लेते हैं, जो कि 4 एक्शन हमारे पास है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो अब हमें ये जानना है कि ये इन चीजों का यूज कैसे करती है और उन्हें वो किस तरीके से यूज किया जाता है। तो नाउ सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप देखोगे कि आरबीआई एक बैंकों का बैंक होती है, यानी कि मान लीजिए जैसे ये आरबीआई है तो ये बैंकों को निर्देश दे सकती है। और इस तरीके के कई सारे बैंक होते हैं और बैंक नॉर्मली आम जनता से डिपॉजिट लेते हैं और उन्हें लोन प्रोवाइड करती है बैंक। नाउ अब यहाँ पे जब बात आती है कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, तो सबसे पहले हम उन 4 टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं, जो सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं। तो नाउ जब सीआरआर की बात आती है, यानी सीआरआर क्या होता है, तो आरबीआई के जो बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, जो आम जनता डिपॉजिट करवाती है, उन डिपॉजिट का जैसे मान लीजिए 100 रुपये डिपॉजिट आए तो 100 रुपये में से उसका एक पार्ट बैंकों को कैश के रूप में रखना पड़ता है। चाहे वो ये कैश के रूप में रखे, चाहे फिर वो उसे आरबीआई को जमा करा सकती है। वहीं दूसरी ओर जब तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। नाउ उसे 100 रुपये में से कुछ दूसरा पार्ट बैंकों को लोन के रूप में ना दे करके लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ता है। लिक्विड एसेट यानी कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हो, जिसे आप तुरंत जो है मैच्योर करो और तुरंत आपके पास पैसा आ जाना चाहिए, या जैसे आप रख सकते हो किसी और बैंक के अंदर, आप एफडी रख सकते हो या गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज आप रख सकते हो। तो इस तरीके से प्रिस्क्राइब किया हुआ है आरबीआई के द्वारा। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये कहलाता है एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विड रेशियो। यानी कुछ पार्ट जो आपको कैश के रूप में रखना पड़ता है वो हो गया सीआरआर, और कुछ पार्ट जो लिक्विड के रूप में रखना पड़ता है वो हो गया एसएलआर। और बाकी का जो पार्ट बचा है वो बैंक लोन के रूप में जो आम जनता है उनको लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लोन के रूप में दे सकती है। नाउ अब जब ये जो केस है, जिसे या तो केस के रूप में रखे या आरबीआई को जमा करा सकते हैं, तो जब आरबीआई को जो जमा कराया जाता है और आरबीआई इसके ऊपर जो ब्याज देती है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट, यानी ये कहलाती है रेपो रेट। यानी आरबीआई जो ब्याज देती है वो कहलाती है रेपो रेट। ये हो गया रेपो रेट। नाउ अब जब आरबीआई वहीं अगर बैंकों को कभी जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन भी ले सकती है। तो जब आरबीआई से जब बैंक लोन लेते हैं और इस लोन पे आरबीआई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो आरबीआई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जब वो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इस इंटरेस्ट जिस रेट पे ये इंटरेस्ट कहलाती है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। यानी आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और जो बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, नाउ अब समझते हैं एक एक करके इन चीजों से कैसे कंट्रोल होता है। तो हमने यहाँ पे 4 चीजें देखी। आरबीआई सबसे पहले सीआरआर, दूसरी थी एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विड रेशियो, थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट, और फोर्थ इज रेपो रेट। तो ये 4 चीजें हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे सीआरआर क्या हो गया, कि सीआरआर ये हो गया कि बैंकों को कुछ पैसा कैश के रूप में रखना पड़ता है। अब उन्हें जितना ज्यादा कैश रखना पड़ेगा वो उतना ही कम लोन दे पाएंगे। और सेम ऐसे ही एसएलआर में जितना उन्हें
लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ेगा, उतना ही वो कम लोन दे पाएंगे। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, जब भी आरबीआई को आम जनता में लोन ज़्यादा बांटने होते हैं और पैसा ज़्यादा करना होता है, तो वो क्या करता है, इस कैश रिजर्व रेशियो और इस एसएलआर को कम कर देता है, जिससे बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है बांटने के लिए। उनके पास ज़्यादा छूट होती है कि वो ज़्यादा पैसा बांट सकते हैं, और जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो ज़्यादा पैसा लोन के रूप में दे सकते हैं। तो यानी एक तरीके से इंडिया में जो है पैसे ज़्यादा पहुँच आते हैं। अब दूसरी ओर वहीं अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जिस रेट से इंटरेस्ट देता है, आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देता है, यानी कि आरबीआई दे रहा है। अब अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाए, लो कर दिया जाए, यानी कि आरबीआई बैंकों को कम इंटरेस्ट देगा। अब जब आरबीआई बैंकों को कम इंटरेस्ट देगा, यानी आरबीआई जो बैंक है, जब वो यहाँ पे कुछ पैसा जमा कराएंगे, उसका उन्हें कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे में वो जो पैसा यहाँ पे जमा करा रहे थे आरबीआई के पास, वो पैसा लोन के रूप में दे पाएंगे। और साथ ही साथ रिवर्स जैसे ही आरबीआई कम इंटरेस्ट देखता है, तो वो ये उम्मीद करता है कि बैंक भी आगे कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी लोन पे इंटरेस्ट कम होगा। तो जैसे ही लोन पे इंटरेस्ट कम होगा, यानी लोगों के लिए लोन लेना और सस्ता हो जाएगा। तो लोन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों से लेना चाहेंगे। इसलिए जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी जो अल्टीमेटली है, आम जनता के पास पैसा पहुँचता है। वहीं अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट के अंदर क्या होता है, आरबीआई बैंकों से इंटरेस्ट लेता है, जिस रेट से वो रेपो रेट कहलाती है। तो यहाँ पे अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि बैंकों को कम इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कम मिलेगा। अब जब इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट देंगे भी कम, इंटरेस्ट देंगे भी कम। किस पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे, या आपको तो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कम दे देंगे। तो ऐसे में जो आम जनता है, जो कि पहले हायर रिटर्न के लिए इनके पास पैसा ज़्यादा जमा कराती थी, तो अब क्या होगा, अब ये पैसा जमा ना करा करके, सेविंग ना कर करके उनको खर्च करना चाहेंगे। वो एक्सपेंडिचर नहीं, सेविंग नहीं करेंगे, बल्कि उनको खर्च करना चाहेंगे या उन्हें कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, ना कि बैंकों के पास। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बैंकों से उन्हें कम इंटरेस्ट मिलेगा। और उन्हें कम इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि आरबीआई भी उन्हें कम इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। तो ना इसीलिए ये सारे मेजर्स यहाँ पे कम किए जा रहे हैं। यानी कि अब वापस अगर हम वन शॉट में इन्हें समझे, तो सीआरआर कम करने से क्या होगा, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा और मनी जो है ज़्यादा होगा, तो इसीलिए वो लोन ज़्यादा दे पाएंगे। दूसरा एसएलआर, एसएलआर में उनके पास वापस से मनी ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्हें लिक्विड एसेट्स में रखना नहीं होगा, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकते हैं। तो ऐसे में वापस से लोन की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिए, इसीलिए बैंक भी जो है इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। और जैसे ही बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, लोन वाली इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है लेना चाहेंगे, इसलिए मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। वहीं थर्ड नंबर पे रेपो रेट, तो रेपो रेट में क्या होगा कि जैसे ही रेपो रेट इंटरेस्ट कम कर दी जाएगी, तो बैंकों को भी जो है इंटरेस्ट कम मिलेगा, और बैंकों को इंटरेस्ट कम मिलेगा तो जो बैंक है वो भी लोगों को कम इंटरेस्ट प्रदान करेंगे। अब लोगों को, अगर आम जनता को कम इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो कोई भी क्यों वहाँ पे सेविंग जो है वो करना चाहेगा, तो सेविंग कम हो जाएगी, है ना, बैंकों के अंदर सेविंग कम हो जाएगी। अब अल्टीमेटली जब वो सेविंग कम हो रही है, तो या तो लोग उसे एक्सपेंड करेंगे या तो उसको खर्चा करेंगे, तो यहाँ पे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में जो है अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसा आएगा, या फिर लोग उन्हें कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में या कहीं और इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो ऐसे में उन लोगों के पास पैसा आ जाएगा जो उसे कहीं और यूज करने वाले थे, किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में यूज करने वाले थे। क्योंकि बैंकों के पास जो पड़ा है वो पैसा
नॉर्मली पड़ा रहेगा अगर उसका कोई यूज नहीं किया जा रहा है। तो बैंकों के अंदर जो पैसा पड़ा है एक तरीके से वो अगर उसे लोन के रूप में नहीं बांटा जा रहा है तो वो एक तरीके से डेथ मनी है, वो किसी यूज में नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ, टू द सम एक्सटेंट ये जरूरी भी है कि कुछ पैसा पड़ा रहे, लेकिन अल्टीमेटली उसका यूज होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे वो जो पैसा है जो पहले पड़ा रहता बैंकों के अंदर, वो अब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता और वो वहाँ पे जाकर के उसको कोई ना कोई यूज हो रहा होता। तो ये पूरा इसका सार है। इस तरीके से जो आरबीआई है वो अलग अलग मेजर्स अपनाती है, अलग अलग तरीके अपनाती है और उनसे जो है इकोनॉमी में पैसे की पैसों को बढ़ाती है और घटाती है। तो ये मैंने पूरा एक तरीके से डिटेल एनालिसिस किया है यहाँ पे। नाउ आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जितना उसके उतना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।